नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे करीब पिछले 2 हफ्ते से चल रहे बांग्लादेश में उपद्रव पर। दोस्तों बांग्लादेश का अभी हाल विचित्र दिख रहा है। एक तरफ शेख हसीना की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार को आउस्ट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया और उन्होंने आकर के भारत के दिल्ली में आकर के शरण ली। वह शेख हसीना जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी और कहीं न कहीं बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन की नई पॉलिसी को लेकर के उपद्रव हुआ जो इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से शेख हसीना को भारत आना पड़ा। और ये घटना जुलाई 2024 की है। उसके बाद वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। और शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच बहुत पहले से ही 36 का आंकड़ा चल रहा था। और करीब 1 साल के शासन के बाद जो बांग्लादेश में अलग अलग तरीके की परिस्थितियां पनपी, बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा गया। शेख हसीना के जितने बिलोंगिंग्स थे उनको जो है तहस नहस किया गया। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जिसे प्रतिबंध किया गया था और बताया जा रहा था कि 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में वह बांग्लादेश के निर्माण के खिलाफ था और वह पाकिस्तान जो मूल देश था वो उसके समर्थन में था। तो शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में जमाते इस्लामी के तमाम लोगों को गद्दारी के आरोप में जेल के शिक्षों में डाला, कुछ को फांसी की सजा दी और उसकी वजह से उनका असंतोष दबा हुआ था। लेकिन जब रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के पूरे बांग्लादेश में जो उपद्रव हुआ, अशांति हुई, आंदोलन हुए और वहां के छात्रों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, तो उस आंदोलन के बहाने जमाती इस्लामी को फिर से एक तरह से पुनर्जीवन मिल गया। और बताया जा रहा है कि उसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ था, चीन का भी हाथ था और शेख हसीना ने उनके तमाम कॉम्प्रोमाइज को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन चूंकि भारत कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जन्मदाता है, बांग्लादेश का लिबरेटर है, वह बांग्लादेश जो कहीं ना कहीं ग्रेटर इंडिया, जो ब्रिटिश भारत के ग्रेटर इंडिया का अंग था, वह मुस्लिम बहुल राज्य जो देश के पूर्वी हिस्से बंगाल जो कट करके बांग्लादेश बना और देश के पश्चिमी हिस्से जो पाकिस्तान जो कहलाता है, वह जो पंजाब के कट करके बना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत उसमें जुड़े, वह पाकिस्तान मुल्क बना। तो कहीं ना कहीं ये ग्रेटर इंडिया के हिस्से हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश जो लगातार सुर्खियों में है वह कई वजहों से है। एक तो वहां की इंटरिम सरकार, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने काफी तैयारियों के बाद वहां पर चुनाव कराने का फैसला लिया है। आगामी 12 फरवरी को वहां पर चुनाव होंगे। लेकिन कुछ ऐसे काम किए गए जिसे लेकर के जो आवाजें उठनी चाहिए वो नहीं उठी। शेख हसीना के बारे में कहा गया कि वह इलेगिटिमेट सरकार थी, वह लेगिटिमेट सरकार थी। वहां के जनरेशन जेड जो नेपाल में जो वारदात हुआ, कहीं ना कहीं बांग्लादेश में वारदात के तहत वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को छोड़ना पड़ा और उन्होंने उन्हें सेना के मतलब कि उसमें एस्कॉर्ट में भारत पहुंचाया गया। और बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, चूंकि उनके शेख हसीना से हमेशा खराब रिश्ते रहे, 36 के आंकड़े रहे, शेख हसीना ने भी उन्हें तंग किया। आपको बता दें, श्रोताओं को ये बता दें, दर्शकों को ये बता दें कि मोहम्मद यूनुस वह नोबेल पुरस्कार विजेता है जो बांग्लादेश की दुनिया की बड़ी एनजीओ ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है और उस ग्रामीण बैंक की बांग्लादेश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में काफी बड़ा योगदान है। उस ग्रामीण बैंक एनजीओ के जरिए 50 लाख वहां पर महिलाओं को रोजगार मिला, जिससे बांग्लादेश टेक्सटाइल का दुनिया में एक बड़ा हब बना, एक बड़ा पावर बना और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी काफी मदद मिली। लेकिन चूंकि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के बीच कभी रिश्ते अच्छे नहीं रहे और वहां उपद्रव की वजह से शेख हसीना को अपदस्थ होकर भारत में शरण लेनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा का पूरा इस्तेमाल किया मोहम्मद यूनुस ने और उन्होंने भारत पर यह आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश की आरोपी हैं। वहां के किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इन्हें फांसी की सजा दी। इतना ही नहीं,
एक पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग, जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी है, उसे अगले चुनाव में लड़ने से भी मना कर दिया गया है। इसे लेकर के दुनिया की मीडिया में आवाज नहीं उठी। आज के अखबारों में आया है कि अमेरिका के किसी ग्रुप ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि बांग्लादेश के आगामी चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को क्यों अलग कर दिया गया। इस पर सवाल उठने चाहिए। शेख हसीना कोई वहां की डिक्टेटर नहीं थी, शेख हसीना वहां की कोई मार्शल रूलर नहीं थी। शेख हसीना खुद भी वहां पर कई सारे झंझावातों का सामना करके करीब 15वें साल, करीब तीसरे टर्म में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से वहां उन्हें आंतरिक उपद्रव के और आंतरिक आंदोलन के साए के तहत उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जो बांग्लादेश में ये दोबारा जो करवट ली, जो वहां पर नई राजनीतिक जो करवट ली, उसने अपने ही निर्माता, अपने ही फादर ऑफ नेशन को क्यों एक तरह से तहस नहस किया। उनके स्मारक को, उनके स्टैचू को, उनके को सबको तहस नहस किया गया, सिर्फ इसीलिए कि शेख हसीना से मोहम्मद यूनुस की नहीं पड़ती थी। इसीलिए मोहम्मद यूनुस भी वैसे ही एनिमोसिटी रख रहे हैं। इधर यह देखा गया कि शेख तो बांग्लादेश में, जिसका लिबरेटर भारत है, तो ग्रेटर इंडिया देश में कॉम्युनल रूप लेने वाले जो अल्पसंख्यक की आबादी करीब 10% है, तो अब घट करके 7% आ गई है। हो सकता है कन्वर्जन हुआ हो, या कई सारे लोग वहां पर आसाम वजह से वहां के हिंदुओं के खिलाफ कई तरीके की बातें हुई, कई तरीके के दंगे हुए, उनको मारा गया। और ये लगा, दुनिया के मीडिया ने भी आरोप लगाया कि बांग्लादेश में से कट्टरपंथियों का क्यों उदय हो रहा है। वह बांग्लादेश जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टू नेशन इस्लामी को खंडित करता है और बांग्ला भाषा के नाम पर, बांग्ला राष्ट्रवाद के नाम पर एक अलग देश बनता है। यह ठीक है कि वहां की कम्युनिटी भी मुस्लिम है, मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके से इस्लामिक रूल और ब्लेस्फेमी का एक्ट इंसर्ट नहीं किया गया है। बांग्लादेश को कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबरल और सेकुलर देश के रूप में उसकी तामीर की गई थी। ठीक है, बीच बीच में वहां आर्मी का रूल आया और उसके बाद अलग अलग आर्मी रूलर बने, लेकिन वहां की दो मुख्य पार्टियां हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी और दूसरा देश बांग्लादेश की आवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी। तो कहीं ना कहीं जब शेख हसीना नहीं होती है तो बीएनपी को सत्ता मिलती है। लेकिन उसी बीएनपी को जब बांग्लादेश में सैनिक शासन था तो 2005 या 6 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर के बेटे तारिक रहमान को एक तरह से देश निकाला कर दिया गया और उन्हें लंदन में जाकर के शरण लेनी पड़ी। लेकिन अब इंटरिम गवर्नमेंट ने उस पार्टी को एवं मस्तू दे दिया, आवामी लीग को जो है बैन कर दिया। शेख हसीना को प्रत्यर्पण करने के लगातार भारत में एक तरह से दबाव डाला जा रहा है और इसकी वजह से वहां पर एंटी हिंदू राइट भी हो रहे हैं, भारत विरोधी बयानात भी आ रहे हैं। वह बांग्लादेश जो भारत से मतलब कि बैर करके अपना हर तरह से नुकसान करेगा, उस बांग्लादेश जिसकी पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री भारत से लगती है, वह बांग्लादेश जो हो सकता था कि 1971 के वॉर के बाद भारत का एक राज्य बन सकता था, इंदिरा गांधी उसे भारत के फेडरल के तहत, इंडियन फेडरेशन के तहत उसे एक स्टेट बना सकती थी, लेकिन उसे एक अलग बंगाली नेशन के रूप में एक तरह से उसको मान्यता दी गई। वह बांग्लादेश जो कम्युनल पार्टीशन के तहत, कोई लॉजिक के तहत वो उसका अस्तित्व नहीं दिखाई देता कि वही जो अपना जो पश्चिम बंगाल है राज्य, वह आज भी 25% मुस्लिमों की आबादी रहती है। लोग कुल मिलाकर के ये मजाक बना दिया गया देश के पार्टीशन को कि अगर कम्युनल के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर पार्टीशन होता है तो फिर मुस्लिम आबादी को पूरे बांग्लादेश में होना चाहिए। अगर गलती से अगर थोड़े बहुत बच जाते हैं तो 5 या 10% आबादी होनी चाहिए, लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल में 25% आबादी मुस्लिमों की है और यहां तक कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को भी उस पश्चिम बंगाल में शरण मिलती है। तो कुल मिलाकर के सवाल औचित्य का है, कुल मिलाकर के सवाल एथनिक लॉजिक का है, कुल मिलाकर के ये सवाल जो है एक ग्रेटर इंडिया के पार्टीशन के एक इल रीजनिंग का, बैड रीजनिंग का है। बहरहाल आज बांग्लादेश में जो राजनीतिक फिजा है वह चुनावों के बाद कई तरीके की करवट ले रही है। वहां अभी जो स्टूडेंट शक्ति का जो उभार आया, जो वहां बांग्लादेश में एक नेशनल सिटीजन पार्टी बनी, उसके तहत जमाते इस्लामी के काफी लीडर उसमें जा रहे हैं और वो जो यंग स्टूडेंट के लीडर के तहत जो वहां एक नया पॉलिटिकल फोर्स पैदा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं उसके एक यंग उभरते लीडर को जो है उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सरकार की जो इंटरिम सरकार है
उनके समर्थकों ने उसकी हत्या की है। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश की जो राजनीति है वो दिलचस्प हो रही है। लेकिन इसमें एक नई खबर ये आई है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर जो कि लंदन में निर्वासित थे, तारिक रहमान, उनको फिर से देश आने की इजाजत दे दी गई है। बांग्लादेश वो आते हैं और उनका एक गर्म जबरदस्त उनका स्वागत होता है। एयरपोर्ट पे हजारों लाखों की भीड़ उठती है और वो बस में बैठ करके बड़ा अच्छा बयान भी देते हैं कि बांग्लादेश किसी किसी खास सेक्ट का देश नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई हर लोगों का ये बांग्लादेश है और भारत से भी वो किसी तरीके की माने अतिवादी बयान नहीं देते हैं। शेख हसीना को लेकर के भी वो भारत के बारे में यह नहीं कहते हैं कि भारत उन्हें प्रत्यर्पण करे। शेख हसीना कोई टेररिस्ट है, कोई भगोड़ी है, वह एक पॉलिटिकल प्लेयर है जो कि वहां की राजनीतिक परिस्थितियों के तहत उसे जो है देश से निकाला कर दिया गया है और भारत उसे क्यों नहीं शरण दे। जब भारत शेख मुजीबुर रहमान को आगे करके एक तरह से वहां पर जो है अलग देश बनाता है, वहां के बांग्लादेश के जो अलग गुट थे जिन्होंने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, उसको भारत ने सपोर्ट करता है, तो आज शेख हसीना के साथ अगर ऐसा अत्याचार और अन्याय हो रहा है तो भारत उन्हें क्यों न शरण दे। तो कुल मिलाकर के अभी बांग्लादेश में चुनाव के आलोक में जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के आने के उभार लग रहे हैं, वह एक पुरानी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है और कुल मिलाकर के भारत से उसका रिश्ता जो है वह एक मैच्योरिटी के आधार पर है। वह अपने पड़ोसियों के साथ किसी तरीके की वो हरकत नहीं कर सकता। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत राष्ट्र राज्य ने, जिनके साथ अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की जो डॉक्ट्राइन के साथ भारत को 200 साल तक अपने नियंत्रण में रखा, अपना उपनिवेश बनाए रखा और ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में रहा, वह भारत आजादी मिलते ही दो भाग में बढ़ जाता है। हिंदू और मुस्लिम नाम के दो नेशन बनते हैं। यह बात अलग है कि भारत के जो लीडरान थे वह एक अपने ग्रेट आइडियाज और अपने ग्रेट आइडियल्स के तहत भारत को सेकुलर राज्य बनाते हैं, जो एक बड़ा अच्छा फैसला था। इस फैसले से इस बात की भी तामीर हुई कि भारत आने वाले दिनों में फिर से एक अनडिवाइडेड देश बन सकता है, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के बुनियाद पर। तो आज बांग्लादेश जो कहीं ना कहीं एक अलग मुल्क के रूप में उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में अभी भी 25% मुस्लिम रहते हैं। बांग्लादेश में कई सारे मुस्लिम इस आधार पर वहां पर नहीं रहते कि वह वहां जीवन गुजारने में और कई तरीके के स्थितियां पाने में उन्हें दिक्कत होती है। और यह भी बताया जा रहा है कि जब बांग्लादेश में जो लड़ाई हुई थी 1971 के वॉर में, तो उस समय काफी बांग्लादेशियों ने देश को छोड़ करके भारत में आकर शरण ली और तब से वो भारत के एक तरह से नागरिक बन गए। भले वो अवैध नागरिक नहीं थे, अवैध नागरिक के रूप में रह रहे हैं। आज भारत ये सवाल उठा रहा है, लेकिन भारत को खुद ये कहना चाहिए था कि जब वो बांग्लादेश का निर्माण किया तो उस समय वो सारे नागरिकों को वहां पर वापस भेजकर यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि बांग्लादेश अपने सभी पुराने सिटीजन को वापस बुलाए। लेकिन भारत ने वो नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसका लगातार राजनीतिक फायदा उठाया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश जो भारत के एक राज्य के बराबर भी नहीं है, वह भारत के 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बयान देता है। चिकन नेक की बात होती है। बांग्लादेश के नेता भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। अरे भैया, बांग्लादेश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भारत उन्हें चारों तरफ से जो है उनका गला दबा सकता है, अपने देश में मिला सकता है। चिकन नेक के ऊपरी और निचले हिस्से को काटने की बात हो रही है। मोहम्मद यूनुस, मैं जानता हूं कि वह एक पढ़े लिखे सेकुलर मिजाज के व्यक्ति हैं, वह एक नोबेल लॉरेट हैं, वह एक स्कॉलर है और आज उन्हें अगर इंटरिम गवर्नमेंट मिली है तो वो कहीं ना कहीं शेख हसीना के खिलाफ अपना खुन्नस निकाल रहे हैं और इस वजह से वो भारत के विरोध में या भारत के डिप्लोमेसी को वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जैसे लगता है कि वो शेख हसीना के खून के प्यासे हैं। लेकिन अंततः मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में चुनाव कराने का फैसला ले लिया। बांग्लादेश को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने पुरजोर प्रयास किए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। जिस तरीके से शेख हसीना से उन्हें दुश्मनी थी, शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ जो वह हरकतें की गई वह माफ करने लायक नहीं है। तो भारत यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, यह कह करके इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकता। बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो भारत विरोधी कतई नहीं हो, जो भारत से सहयोग करना उसकी बाध्यता हो और लॉन्ग टर्म में अगर भारत अपने अनडिवाइडेड नेशन के तहत, अखंड भारत के तहत अगर बांग्लादेश को अगर कहीं ना कहीं एक्सीड कराना चाहता है तो वह पॉलिसी भी गलत नहीं होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा
जो है वह सेक्टेरियन पॉलिटिक्स है। सबसे बड़ी बाधा वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है। जैसे ही इस्लामिक फंडामेंटलिज्म माइनस हो जाती है, वैसे ही हमारा अखंड भारत और पूरा भारत राष्ट्र राज्य जो ग्रेटर इंडिया था, वो उसके हम सुनहरे सपने बड़े आराम से देख सकते हैं। यही स्थिति पाकिस्तान की भी है, लेकिन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट होने की वजह से वह ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन बांग्लादेश कोई न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। बांग्लादेश ने आर्थिक तरक्की भी काफी की है। उसने आर्मी पर और डिफेंस पर ज्यादा खर्चे नहीं किए। बांग्लादेश में कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर ज्यादा कंसंट्रेट किया गया और उसका नतीजा ये मिला कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत के बराबर है और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। लेकिन बांग्लादेश में जो अभी अशांति और उपद्रव आया है, भारत उस पर चुप नहीं बैठ सकता। भारत को ये इंश्योर करना चाहिए कि वह जल्द ही डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम में आ जाए। और मोहम्मद यूनुस को अगर अपने इतिहास में दर्ज होना है तो उन्हें इस बात के लिए दर्ज नहीं होना चाहिए कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया होते ही शेख हसीना के खिलाफ वो पॉलिटिकल वेंडेटा करने लगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पे शेख हसीना में कोई गलती नजर नहीं आती। अगर उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत कुछ अतिवादिता की तो वह इतनी बड़ी अतिवादिता नहीं थी कि उन्हें देश निकाला की सजा भोगनी पड़े, उनकी पार्टी को वहां से चुनाव के लिए बहिष्कृत कर दिया जाए। कहीं ना कहीं जो बड़ी फोर्सेज हैं उन्हें डेमोक्रेटिक लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने का एक तरह से पूरा मौका दिए जाने का दबाव डालना चाहिए। अन्यथा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो जिसके नेता तारिक रहमान भी सुर्खियों में है, वो अगर सत्ता में आते हैं तब भी ठीक है। लेकिन अगर जमाते इस्लामी जो कट्टरपंथी ताकत है वह ठीक पाकिस्तान के मुल्लाओं की तरह अगर बांग्लादेश में भी उभरती है और पुराने फंडामेंटलिज्म के दस्ताने को पहन करके अपना वो रूप दिखाती है, तो भारत को एक तरह से इन्हें नाकू चने चबा देना चाहिए। मुझे इस बात में कोई भी संदेह नहीं लगता कि भारत को बांग्लादेश के मामले को तनिक भी ढीला नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सबक है।